Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are very good. Students, today we are going to study the last topic of chapter 4, that is reproductive health, and today's topic that we will discuss is infertility. So, let's begin. So, students, inability of couples to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation is known as infertility. So students, when there is mating of a couple without the use of any method of contraception, जो भी methods आपने contraception के last topic में पढ़े like condoms etc, without their use, if the mating happens और वो जो couple है that is unable to bear children, such a couple is known as infertile couple and the process is known as infertility. So बच्चों, कॉमन लैंग्वेज में जिन कपल्स के बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं उन कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को इनफर्टिलिटी बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के. बच्चों, फर्स्ट रीज़न मे बी फिज़िकल रीज़न. फिज़िकल मीन्स देयर आर सम डिफॉर्मिटीज़ इन द बॉडी ऑफ द कपल. कोई बॉडीली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सेकंड इज़ कॉन्जेनिटल रीज़न. कॉन्जेनिटल मीन्स द प्रॉब्लम विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी राइट फ्रॉम द बर्थ. जो जन्म लेते ही किसी इंसान की बॉडी में कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट हो उसको कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम बोलते हैं. Students, third reason may be different kinds of diseases. There are many kinds of diseases which are the cause of infertility of a couple. बहुत सारी ऐसी diseases होती हैं जो एक couple को infertile बना देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक गोनोरिया एट्सेट्रा और HIV, हर्पीज़ एट्सेट्रा. ये ऐसी डिजीज़ हैं जो किसी भी कपल को इनफर्टाइल बना सकती हैं. नेक्स्ट रीज़न में भी ड्रग्स. ड्रग्स ज़रूरी नहीं वही होती हैं जिनके बारे में आप आजकल बड़े TV एट्सेट्रा में सुनते हो कि ये नशा करने वाली चीज़ें. ड्रग्स मेडिसिन्स भी हो सकती हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स जिनको हम दवाइयाँ बोलते हैं, तो उनके यूज़ से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिससे कोई भी पार्टनर इनफर्टाइल हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजिकल रीज़न्स. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें ही कुछ ऐसे कई बार एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जो गैमीट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं. मेल की बॉडी में स्पर्म्स को और फीमेल की बॉडी में ओवम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. तो ऐसे रीज़न्स को इम्यूनोलॉजिकल रीज़न्स बोलते हैं. एंड अदर्स आर फिजियोलॉजिकल रीज़न्स. समटाइम्स हमारी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं जिसके कारण कोई भी पार्टनर इनफर्टाइल हो सकता है. बच्चों, जो कॉमन कॉजेज़ इनफर्टिलिटी के सुनने में आते हैं लाइक इन मेल्स, दे कैन बी स्पर्म्स का काउंट कम होना और स्पर्म्स का मोबाइल नहीं होना या एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का होना या कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, एनीमिया और थायराइड प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा. और देयर मे बी इन्फेक्शंस लाइक HIV और हर्पीज़ और STDs और ओवर एज ऑफ द मेल पार्टनर और एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ टूडेज़ टाइम्स इज़ मेंटल स्ट्रेस. सो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे मेल पार्टनर इनफर्टाइल हो सकता है. Similarly, in females,
Infertility may be due to ovulation problems, older age of females, unhealthy body weight, abnormal cervical mucus, blockage in fallopian tubes, poor ovum quality, or smoking or alcohol consumption, unhealthy, unbalanced diet, or too much or too little exercise, thyroid problems, or chronic diseases like AIDS or cancer, etc., may be the causes of infertility in females. बच्चों अगर ग्राफिकली देखें तो 33% infertility is due to male partners, 33% is due to female partners, and rest of the 33% infertility is either due to both male and female partners, or due to some non-demonstrable causes, that is unknown causes, जिनको हम बाद में लक या किस्मत कह सकते हैं. सो बच्चों, इन इंडिया मोस्टली द फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. डियर स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज़. इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है, but more often than not the emotions associated with infertility are not caused by one thing and one thing alone. Frustration, depression, hopelessness, guilt, feelings of worthlessness in life are some of the important symptoms of an infertile couple. सो एक इनफर्टाइल कपल सोशली भी अपने आप को बड़ा वर्थलेस फील करता है और डिप्रेस रहता है. सो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स विच आर आल्सो नोन एज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स. इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जो कपल्स हैं वो जाके अपनी प्रॉब्लम का राइट टाइम पे डायग्नोसिस करवा के और करेक्टिव ट्रीटमेंट लेके वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइट प्लान्स को चेंज करके और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट alternative therapies or addition of vitamins and minerals in the diets, or through hormone regulating supplements, or through different kinds of exercises or medicines, injections, or with the help of surgery, etc., the couple can overcome the infertility and they can become पेरेंट्स. बच्चों, कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनमें ये करेक्टिव ट्रीटमेंट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ऐसे कपल्स को असिस्ट किया जाता है टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ARTs कहते हैं. सो आजकल मॉडर्न टाइम्स में स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स साइंटिस्ट्स ने इन्वेंट कर ली हैं, जिनके थ्रू जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस दीज टेक्निक्स वन बाय वन. बच्चों, फर्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम IVF कहते हैं. इसके बारे में आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हो और TV की एड्स एट्सेट्रा में भी देखते हो. फर्टिलाइजेशन का ये मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है. तो बच्चों, एज़ यू नो कि फर्टिलाइजेशन नेचुरली होती है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर. यहाँ पे स्पर्म और ओवम की फ्यूजन के बाद न्यू सेल बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और जो बाद में एम्ब्रियो बनता है. बट
in this process of fertilization, that is in vitro fertilization, the gametes from the wife and the husband, that is from the ovum and the sperms, are collected and they are induced to form the zygote in the laboratory. सो लेबॉर्ट्री में ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं गैमीट्स को कि उनकी फ्यूजन वैसे ही हो जैसे नेचुरली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है. नाउ एज यू नो, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड. ये ज़ाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और जब इसके 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं तब इस ज़ाइगोट को या फिर कहें कि अर्ली एम्ब्रियो को वुड बी मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. एंड दिस मेथड इज़ नोन एज ज़िफ्ट, दैट इज़ ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. सो इस मेथड में क्या हुआ कि गैमीट्स को लेबॉर्ट्री में कलेक्ट किया गया, वहीं पे उनकी फर्टिलाइजेशन हुई, वहीं पे ज़ाइगोट बना और वहीं पे ज़ाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स की स्टेज तक डिवाइड करते करते पहुंचा. एंड आफ्टर दैट इट वाज ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर. एंड दोज एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 blastomeres, they are not transferred to the fallopian tubes, but they are transferred into the uterus of the female to complete its further development. So 8 blastomeres से ज़्यादा वाले एम्ब्रियोज़ को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है and this process is known as IUT, that is intrauterine transfer. So students, during this process of in vitro fertilization, if the wife or the husband is incapable of producing healthy gametes, so these gametes, either ovum or sperms, can be taken from the healthy donor female or donor males. Now second process of fertilization is in vivo fertilization. In this process, the fusion of gametes does not take place in the laboratory, but the fertilization takes place within the female, and the embryos thus formed can be used to transfer to those females who cannot conceive. So बच्चों, कुछ फीमेल्स होती हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं. सो ऐसी फीमेल्स दूसरी फीमेल्स की बॉडी से एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करवा सकती हैं एंड दे कैन प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनटू अ चाइल्ड एंड दे कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी. सो स्टूडेंट्स, इन विट्रो मीन्स fertilization that is taking place outside the body, and in vivo means fertilization is within the body of the female. Dear students, next technique is gamete intrafallopian transfer, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ फीमेल्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी बॉडी में ओवम नहीं बनता है. So in the technique of gift, ovum collected from a donor is transferred into the fallopian tube of another female who cannot produce one. जो फीमेल ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो किसी डोनर से ओवम को ले सकती है and can provide suitable environment for further fertilization and development. So in this technique, one female donates its ovum to another female. Now next technique is ICSI, which is intracytoplasmic sperm injection. In this technique, embryo is formed in the laboratory by directly injecting the sperm into the ovum. तो यहाँ पर लेबॉर्ट्री में स्पर्म और ओवम को IVF की टेक्निक
की तरह फ्यूज़ नहीं करवाया जाता, बट यहाँ पर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनसाइड द ओवम, and this technique is known as intracytoplasmic sperm injection. Next technique, students, is artificial insemination, which is also known as AL. In this procedure, the semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus of the female, which is also known as IUI, that is intrauterine insemination. सो स्टूडेंट्स, ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पर मेल पार्टनर इज़ अनएबल टू इंसेमिनेट द फीमेल पार्टनर और देयर इज़ वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन. स्टूडेंट्स, वेरी लो स्पर्म काउंट होने के कारण और इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स होने के कारण सीमन को ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम द डोनर लेके फीमेल के वेजाइना में और यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. Dear students, although a number of techniques are available in modern times, but these techniques require a very high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. इसके लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने चाहिए और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो कहने का मतलब ये है कि दीज टेक्निक्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल. ये आम लोगों के बस की बात नहीं है. Moreover, these facilities are available in only few centers in our country. So only a limited number of people can get benefit of these techniques. सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इन टेक्निक्स का बेनिफिट ले सकते हैं. Moreover, there are some emotional, social or religious factors which are the deterrents in adoption of these methods. क्योंकि socially और religiously या emotionally बहुत बार जो couples हैं they don't want the gametes from the donors, although the other process of pregnancy is the same. सो ऐसे इमोशनली और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो बड़े सारे कपल्स को रोकते हैं टू अडॉप्ट दीज टेक्निक्स. स्टूडेंट्स, इन इंडिया देयर आर ए लॉट ऑफ ऑर्फन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु नीड पेरेंटल केयर. बहुत सारे आपने अनाथ आश्रमों के बारे में या बेसहारा बच्चों के बारे में सुना है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. मोरओवर, आवर लॉज ऑल्सो परमिट लीगल अडॉप्शन. हमारी कंट्री में ये लॉ है कि एनीबॉडी हु इज़ in the age of adulthood can adopt a child, and it is the best method by which couples can become parents, and destitute children can get all the love and care that any child in this world deserves. Students, by the method of adoption, एक destitute चाइल्ड को पेरेंट्स मिल जाते हैं और पेरेंट्स को एक बच्चा मिल जाता है और सोसाइटी में भी एक स्टेबिलिटी बनी रहती है. क्योंकि चाइल्डलेस कपल का मेन मोटो था एक बच्चे को पैदा करना और हर एक बच्चा इक्वल लव और केयर डिज़र्व करता है फ्रॉम द पेरेंट्स. So, legal adoption is the best method by which both the child as well as the couple may be benefited. So, students, this was all about the topic of infertility. Students, इस चैप्टर में हमने उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जिनके बारे में लोग
जानना तो चाहते हैं बट हेल्दी वे में डिस्कस नहीं करते हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to make you understand about the importance of these topics. So students, try to learn each and every abbreviation, each and every term and definitions very carefully, and revise and revise. Success का यही मूल मंत्र है. So we will meet in next interesting lecture. Till then, stay safe and thank you very much.